जय हिंद प्यारे देशवासियों। शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध मेरे प्रयास अविराम जारी हैं। इसी के तहत यह वीडियो भी बनाया गया है। साथियों, आदरणीय विकास दिव्य कीर्ति गुरुदेव का एक और वीडियो मेरे हाथ लगा है जिसमें वे आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में कुछ तर्क रख रहे हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को आप सब प्रबुद्ध जन भी देखिए। आरक्षण को लेकर बहुत डिबेट्स रहती है हमारे समाज में, बहुत ज्यादा। और मोटे तौर पर जिसको आरक्षण मिलता है वो उसका समर्थक है, जिसको नहीं मिलता वो उससे विरोधी है। तो एक तर्क सवर्ण समाज की ओर से अक्सर आता है, 70 साल से आरक्षण दे रहे हो यार, कब तक दोगे? कितना आरक्षण? 50%। कितने लोगों को? तो इसका मोटा मोटा उत्तर यह है कि भारत में SC, ST, OBC, महिला, विकलांग इन सबको मिला ले तो जनसंख्या बनती है 90%। दूसरी तरफ का तर्क, दलित विमर्श का तर्क यह है कि भाई ये बताओ, 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक। इस पर तो कभी नहीं बोला किसी ने। और 3000 साल के जबरन किए गए आरक्षण के विरुद्ध समतलीकरण के लिए, इक्वलाइजेशन के लिए, लेवलिंग के लिए एक जरा सा प्रयास वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ कि पेट में ज्वालामुखी फटने लगे। इतनी क्या बेचैनी है भाई, सोचना जरा। अतएव अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आदरणीय विकास दिव्य कीर्ति गुरुदेव के द्वारा रखे गए समस्त तर्कों का खंडन बिंदुवार, सुव्यवस्थित, मर्यादित और सभ्य तरीके से करूंगा। अगर हो सके तो जिस प्रकार मैंने समस्त तर्कों का खंडन मर्यादित शैली के अंदर और सभ्यता में रहते हुए तर्कों के माध्यम से किया है, उसी प्रकार आप भी मर्यादा और सभ्यता के अंदर रहते हुए मेरे समस्त तर्कों का खंडन तर्कों के माध्यम से कीजिएगा। क्योंकि गाली गलौज करना कायरों की निशानी होती है। जब कोई व्यक्ति तर्कों के माध्यम से नहीं जीत पाता है तो गाली गलौज, अभद्रता या मारपीट के माध्यम से जीतने की कोशिश करता है। वैसे मेरा पूर्ण विश्वास है कि तर्कों के माध्यम से मेरा कोई खंडन कर नहीं पाएगा और मेरे इस उद्बोधन के पश्चात तथाकथित प्रबुद्ध लोग जो कि आरक्षण व्यवस्था के पक्षधर हैं, उनके भी जबान पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। तो आइए दिव्य कीर्ति गुरुदेव के समस्त तर्कों का बिंदुवार विश्लेषण और खंडन करते हैं। नहीं, इसका ठीक उल्टा मैं कहूं तो जिसका पेट खाली होता है ना, वह भोजन की मांग करता है, और जिसका पेट भरा होता है ना, वह ऐसी ही बड़ी बड़ी उदारवादी मनमोहक बातें करके लफाजी करता है। क्योंकि आपने तो अरबों का धंधा खोल रखा है, जिसके आधार पर आपकी भावी संतति भी धंधा करेगी। इसीलिए आपको आरक्षण व्यवस्था से कोई आपत्ति नहीं है या आप निश्चिंत हैं। परंतु भूखे पेट सोने वाले माता पिता जो अपने बच्चों को पेट काट काट कर दिन रात मेहनत करके पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें इस प्रकार के अन्याय से फर्क पड़ता है। इसके अलावा भी जब बहुत अधिक योग्य व्यक्ति किसी परीक्षा में या जीवन में भी सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है कि वह किसी जाति विशेष से आता है, और यह अन्याय उस देश में होता है जो अपने आप को दुनिया का तथाकथित सबसे बड़ा स्वस्थ लोकतंत्र कहता है और अपनी न्यायप्रिय व्यवस्था पर झूठा दंभ भी भरता है तथा अपने संविधान को शोषण मूलक होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ बताता है, तो सिर्फ कष्ट ही नहीं होता बंधु, बल्कि मानव का स्वच्छ मन ऐसी व्यवस्था को धिक्कारता भी है। आपका क्या? आपका तो यही है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, या मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके नेतागिरी की राह प्रशस्त करो, क्योंकि इसके पीछे आपका मंतव्य तो एकदम क्लियर है, राजनीति। इस विषय पर गुरुदेव के द्वारा बड़ा ही भारी चिंतन प्रस्तुत किया गया है और आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे बाप रे बाप, कितनी गहरी बात कह दी गई है। तो मैं आप सबको बता दूं कि गुरुदेव का यह तर्क ना कि सिर्फ निराधार है, बल्कि निहायत ही बचकाना भी है। पहली बात तो यह है कि इसीलिए हम एक तथाकथित लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जिसका अपना एक संविधान है, और मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि संविधान समानता की भावना को दृष्टिगत रखते हुए ही बनाया गया है, ना कि अपने ही देश के किसी वर्ग या समाज विशेष के विषय में द्वेष, कुंठा, जलन या प्रतिशोध की भावना रखते हुए।
अन्यत्र गुरुदेव कहते हैं कि 3000 सालों के जबरन आरक्षण के विरुद्ध अभी तो केवल 70 साल ही हुए हैं, तो बेचैनी किस बात की। तो ऐसे तो गुरुदेव 170 साल बाद भी यही विषय बना रहेगा और फिर कोई विकास दिव्य कीर्ति खड़े होंगे और यही कहेंगे अभी तो मात्र 170 साल ही हुए हैं, आप लोगों ने तो 3000 सालों तक शोषण किया है। फिर 700 साल बाद भी एक विकास दिव्य कीर्ति खड़े होकर कहेंगे कि अभी तो मात्र 700 साल ही हुए हैं, आप लोगों ने तो 3000 सालों तक शोषण किया है। फिर 1700 सालों बाद भी एक विकास दिव्य कीर्ति खड़े होकर कहेंगे कि अभी तो मात्र 1700 साल ही हुए हैं, आप लोगों ने तो 3000 सालों तक शोषण किया है। फिर 2700 सालों बाद भी एक विकास दिव्य कीर्ति खड़े होंगे और कहेंगे कि आप लोग तो मात्र 2700 सालों में ही परेशान हो गए, आप लोगों ने तो 3000 सालों तक शोषण किया है। इसी प्रकार 3700 सालों बाद भी यही तर्क दिया जाएगा कि अभी तो मात्र 700 वर्ष ही ज़्यादा हुए हैं, क्यों बेचैन हो रहे हैं। अतः आदरणीय गुरुदेव, इस बचकाने और वज्र मूर्खतापूर्ण तर्क का कोई अंत नहीं है। अतः गुरुदेव, आप लोग कृपया यह निर्धारित कर लें कि आप लोगों को यह बचकाना, ओछा, छिछला और शोषण मूलक विक्टिम कार्ड आखिर कब तक खेलना है। हम लोगों को कृपया यह बता दीजिए कि आखिर कितने दिनों में, महीनों में या वर्षों में आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कृपया काल सीमा निर्धारित कर दीजिए, क्योंकि हम जैसे निरा मूर्खों को तो यही पता है कि आरक्षण व्यवस्था केवल 10 वर्षों के लिए ही लागू की गई थी। इसके बाद से इस व्यवस्था का दुरुपयोग केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या फिर समाज के किसी वर्ग विशेष के प्रति दुराग्रह की भावना से ही किया जा रहा है। आदरणीय श्री गुरुदेव जी का कहना है कि 50% आरक्षण देश की 90% आबादी वाली जनता को दिया जा रहा है, अर्थात SC, ST, OBC, महिला और विकलांग। साथियों, यदि हम महिलाओं के आरक्षण की बात करें तो वह 1/3 अर्थात कुल 49.5% आरक्षण में ही सन्निहित है तथा अन्यत्र सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत महिला आरक्षण की बात करें तो लगभग 10% यहाँ भी जोड़ दें और 4% विकलांग जनों को मिलने वाला आरक्षण जोड़ दें तो इसका योग होता है 63.5%। अतः वास्तविकता में आरक्षण की दर 50% से बहुत ज़्यादा है और यह तो केवल मोटा मोटा आंकड़ा है, राज्यवार इसकी स्थिति और भी विभत्स है। तो यह सत्य है कि यह तर्क ऊपर से देखने में तो बड़ा ही लोक लुभावना और मनमोहक लगता है, परंतु अंदर से उतना ही खोखला और निराधार है। अगर मोटा मोटा भी देखें तो भी आरक्षण की यह विभत्स तस्वीर 63.5% पर भी समाप्त नहीं होती, बल्कि इसके अलावा भी यदि आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट के मार्क्स अनारक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट के बराबर हैं या उससे ज़्यादा हैं तो उसका सिलेक्शन अनारक्षित कैटेगरी में ही होगा और 63.5% तो पंजीरी है ही, जो रिजर्व्ड कैटेगरी को मिल ही रही है। अर्थात आरक्षण की यह दर मोटे मोटे तौर पर भी 80% के आसपास है। और यदि सामाजिक, आर्थिक या अन्य किसी भी मापक पर वास्तविकता में सबसे ज़्यादा वंचित वर्ग कोई है तो वह तो विकलांग वर्ग है, जिसको मात्र 4% आरक्षण दिया जा रहा है। तो इस आधार पर तो आरक्षण व्यवस्था के पीछे की मूल भावना ही पूर्ण रूप से थोथी और खोखली सिद्ध होती है। अन्यत्र रोजगार या शिक्षा मूलक परीक्षाओं में ना के बराबर अंक लाने पर भी SC, ST कैटेगरी के लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और अनारक्षित कैटेगरी का योग्य कैंडिडेट सब तरह से योग्य होने के बावजूद भी केवल इस शोषण मूलक व्यवस्था के कारण बेरोजगारिता का दंश भोगता है तो असल कष्ट तब होता है। बात बची OBC कैटेगरी के कैंडिडेट की, तो उनका कट ऑफ तो कई परीक्षाओं में जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे भी ज़्यादा निकल जाता है, जिसका दंश वे भी भोगते हैं। हास्यास्पद बात तो यह है कि इसी OBC कैटेगरी में अल्पसंख्यक भी आते हैं, जिनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी आदि शामिल हैं। अब अगर हम ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक कहें तो समझ में भी आता है।
यह मुस्लिम समुदाय कहां से अल्पसंख्यक हो गया? 20 से 22 करोड़ मुसलमान किस दृष्टि से अल्पसंख्यक हैं? इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में यादव, गुर्जर, सोनार, ताम्रकार, बढ़ई, कुर्मी इत्यादि जैसी अत्यंत समृद्ध और सामाजिक रूप से सशक्त जातियां भी आती हैं। जरा बताइए उनके साथ क्या शोषण किया गया है? मतलब आप किस प्रकार का झूठ फैला रहे हैं आदरणीय गुरुदेव? ऐसी ऊट पटांग व्यवस्था का क्या लाभ है जिसका ना तो सर है और ना ही पैर? इसके अलावा स्कॉलरशिप, क्रमोन्नति, पदोन्नति जैसे हर मामलों में यह शोषण मूलक व्यवस्था लागू है और पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाला इस व्यवस्था का लाभ अर्थात क्रीमी लेयर की समस्या अलग से। अतः कृपया यह झूठ मत फैलाइए कि यह एक न्याय संगत व्यवस्था है। हाँ, अगर उद्देश्य शिक्षार्थ न होकर कुत्सित राजनीति है तो फिर बात अलग है। अतएव न तो मिलने वाला आरक्षण 50% है और न ही यह भारत की 90% जनसंख्या है। इस सफेद झूठ से कोई नासमझ और अल्पज्ञानी व्यक्ति तो तुरंत ही प्रभावित हो जाएगा, परंतु इस विषय पर गूढ़ समझ रखने वाला व्यक्ति कभी नहीं। प्यारे देशवासियों, अगर 3000 सालों तक शिक्षा दीक्षा पर केवल और केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार रहा तो बौद्धों ने ज्ञान कैसे प्राप्त किया? जैनी साधु संतों को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? सिख धर्मगुरुओं को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? इसके अलावा यदि हम जनजातियों के विषय में बात करें तो यह समाज हमेशा से अलग थलग था। इनकी अपनी अलग संस्कृति थी, अलग परिवेश, अलग मूल्य, संस्कार और शिक्षा पद्धति भी। न तो इनका कभी शोषण हुआ है और न ही इनकी जीवन शैली में किसी ने भी अनाधिकार प्रवेश करने की कभी भी हिम्मत दिखाई है। अतः यह भी एक सफ़ेद झूठ है। मध्यकाल के दौर में भी न तो रैदास ब्राह्मण थे न कबीरदास ब्राह्मण थे जिन्हें रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा दी, और ऐसे ही न जाने कितने अन्य भी। इसके अतिरिक्त भी आधुनिक काल के कुछ महत्वपूर्ण नाम लूँ तो ना तो महात्मा गांधी ब्राह्मण थे, न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ब्राह्मण थे, ना ही सुभाष चंद्र बोस ब्राह्मण थे, ना स्वामी विवेकानंद ब्राह्मण थे, और ऐसे ही ना जाने कितने नाम और हैं। क्या ये सभी अशिक्षित थे? और यदि आपके कहे अनुसार मैं यह भी मान लूं कि शिक्षा दीक्षा पर 100% आरक्षण ब्राह्मणों का ही था, जिसका खंडन मैं ऊपर कर चुका हूं, तो भी क्या रोजगार पर भी 100% आरक्षण ब्राह्मणों का ही था और समाज का अन्य जाति वर्ग कुछ कमाता धमाता ही नहीं था या भूखा मर रहा था? अन्यत्र आपने इस समस्या को इतना छोटा करके केवल शिक्षा तक ही क्यों सीमित रखा, जबकि आरक्षण व्यवस्था की समस्या तो शिक्षा से लेकर रोजगार और रोजगार के उपरांत भी क्रमोन्नति और पदोन्नति, यहाँ तक कि स्कॉलरशिप जैसी समस्याओं से भी संबंधित है। ऊपर से वे लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाते चले जा रहे हैं, इस समस्या पर भी कोई न्याय संगत समाधान दीजिए ना। आखिर में गुरुदेव कहते हैं कि यह 3000 सालों तक जबरिया किए गए आरक्षण के विरुद्ध वंचित वर्ग के पक्ष में समतलीकरण, इक्वलाइजेशन या लेवलिंग का प्रयास है। तो मेरे ख्याल से तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने घोषणा की थी कि यह समतलीकरण 10 सालों में हो जाएगा, तो फिर बार बार इसके एक्सटेंशन की क्या आवश्यकता पड़ी? और इतना ही नहीं, आरक्षण कम होने के बजाय बढ़ता ही क्यों जा रहा है? और यही नहीं, आरक्षित जातियों की सूची में नई नई जातियां क्यों जुड़ती जा रही हैं? क्या यह दोगलापन, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और राजनीतिक गोटियां नहीं हैं जो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए फेंकी जा रही हैं? या फिर मैं यह मान लूं कि यह अगड़ी जातियों के प्रति दुराग्रह और प्रतिशोध की भावना से किया गया कुत्सित प्रयास है? अंततोगत्वा मैं एक प्रश्न जरूर पूछूंगा कि इस पूरे डिस्कशन के मध्य में आपने ब्राह्मणों को ही क्यों रखा? क्या आरक्षण का विरोध केवल ब्राह्मण कर रहा है? नहीं, अनारक्षित वर्ग में ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय, वणिक, कायस्थ, जाट, भूमिहार, पाटीदार, त्यागी इत्यादि कई जातियां आती हैं और इनकी जनसंख्या 10% नहीं है बल्कि 30 से 35% के लगभग है। इसके अलावा भी देश के अन्य अन्य राज्यों में जनरल कैटेगरी की लिस्ट अलग अलग है। और हाँ, माना कि आप अत्यंत उच्च शिक्षित
और ज्ञानी व्यक्तित्व हैं, परंतु इसकी ओट लेकर भौकाल मचाने का प्रयास मत करिए और इस बात की अपेक्षा मत रखिए कि आप कुछ भी अनर्गल कहेंगे और उसी को लकीर मान लिया जाएगा। अत्याचार और शोषण किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जिसका अपना एक संविधान है, और यदि संविधान है तो वह सबके लिए समान है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सवर्णों के बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया जाएगा और उनके अधिकारों का हनन होगा, और उसके बाद यह भी कहा जाएगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वस्थ लोकतंत्र है और इस देश का सबसे न्यायप्रिय संविधान है, तो न कि सिर्फ विरोध होगा बल्कि धिक्कार की आवाज़ें भी उठेंगी। अतएव यह 3000 सालों वाला रोना कृपया बंद कर दिया जाए। क्षमा चाहूँगा गुरुदेव, परंतु आपके लेक्चर एक तरफा, पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित लगते हैं। आप जैसे विद्वानों से समाज यह अपेक्षा नहीं करता। बाबा साहब ने यदि संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है तो केवल और केवल भारत की समस्त जनता का हित, कल्याण और शुचिता एवं न्यायप्रियता को दृष्टिगत रखते हुए, न कि शोषण मूलक व्यवस्था गढ़कर अगड़ी जातियों से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिशोध लिया गया है। अर्थात उनके चिंतन में कुंठा, जलन, घृणा या दुराग्रह शामिल नहीं था, और इसी बात को सिद्ध करने के लिए आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए। एक बात अंत में मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस उद्बोधन के माध्यम से मैं यह नहीं कह रहा हूं कि दलितों के साथ शोषण नहीं हुआ या वे वंचित नहीं रहे। बस इतना ही कह रहा हूं कि यह कालावधि 3000 सालों की नहीं है और ना ही इसके लिए ब्राह्मण दोषी हैं। इतना ही नहीं, शोषण और वंचन की यह दीवार अब टूट चुकी है, तो कृपया कुत्सित राजनीतिवश यह शोषित वंचित कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। इसके अलावा जनजातियों का कभी भी शोषण नहीं हुआ और ना ही ओबीसी से संबंधित जातियों का कभी भी शोषण हुआ है। अतः कृपया गुमराह करना बंद कर दीजिए। जय हिंद, जय माई की।